नमस्कार दोस्तों, होम साइंस के लिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो पॉइंट है आपके प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों से ये पॉइंट्स को लिया गया है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। पहला जो पॉइंट है वो प्रोटीन से संबंधित है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? तो बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, आप सभी ने कई बार पढ़ा होगा और पिछली जो कक्षाएं हो चुकी हैं जिन प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को डिस्कस किया गया था या फिर जो प्रैक्टिस सेट आपने देखा होगा वहाँ पर आपको ये सारे पॉइंट्स देखने को मिले होंगे। तो प्रोटीन की कमी से रोग कौन सा रोग होता है आपको बताना है। यहाँ पर देखेंगे क्वाशियोरकर नामक जो बीमारी होती है वो प्रोटीन की कमी से होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी से क्या होता है। तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन की कमी से ईडिमा नामक बीमारी। प्रोटीन की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई कौन सी है आपको बताना है। प्रोटीन की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई की बात करें तो अमीनो अम्ल जो है वो प्रोटीन की सबसे छोटी रचनात्मक इकाई माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कैप्सूल का आवरण बना होता है, किस चीज़ से बना होता है कैप्सूल का आवरण आपको यहाँ पर बताना है। तो कैप्सूल का जो आवरण होता है, आप कैप्सूल यानी कि जो दवा होती है, मेडिसिन जो कैप्सूल के फॉर्म में आपको मिलती है उसके बारे में पूछ रहा है कि उसका आवरण बना होता है तो वो स्टार्च का बना होता है। ठीक, शहद का प्रमुख घटक कौन सा है। तो शहद के प्रमुख घटक की बात करें तो फ्रक्टोज। शहद में मुख्यतः है क्या पाया जाता है शहद में। तो कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से शहद में पाया जाता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, किस रूप में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह होता है मानव के शरीर में। तो ये संग्रह जो होता है पुनः ग्लाइकोजन के रूप में मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पुनः संग्रह किया जाता है, किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो है वो प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक एमिनो अम्ल हैं। तो प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक एमिनो अम्ल की संख्या जो है टोटल 20 होती है, जिसमें कि आपका 10 आवश्यक होता है, 10 अनावश्यक होता है, यानी कि यहाँ पर टोटल जो संख्या हुई वो होगी 20 प्रोटीन बनने के लिए आवश्यक अमीनो अम्ल। इसके बाद देखेंगे एंजाइम मूल रूप से हैं क्या है। एंजाइम मूल रूप से जो है वो प्रोटीन है। ठीक, एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन को कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे अल्फा केरोटीन। अल्फा केरोटीन क्या है। तो त्वचा में उपस्थित एक प्रोटीन है, जो त्वचा में उपस्थित होता है, एक प्रकार का प्रोटीन है त्वचा में उपस्थित, जिसको अल्फा केरोटीन कहते हैं। एंजाइम क्या है। तो एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है। मनुष्य के शरीर में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो 15%, 15% मनुष्य के शरीर में प्रोटीन की मात्रा। अस्थियों को जोड़ने वाला प्रोटीन कौन सा होता है। तो अस्थियों को जोड़ने वाला जो प्रोटीन होता है वो होता है कोलेजन नाम का प्रोटीन। कोलेजन प्रोटीन, इसको रेशेदार प्रोटीन भी कहते हैं। कोलेजन प्रोटीन को रेशेदार प्रोटीन भी कहते हैं, जिसे अस्थियों को जोड़ने वाला प्रोटीन कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर प्रोटीन बने होते हैं, किससे बने होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कार्बोज है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। तो चाहे आप प्रश्न के फॉर्म में इसको डिस्कस करें या फिर वन लाइनर नोट्स के फॉर्म में, बात एक ही होती है। वन लाइनर नोट्स में क्या होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को कवर कर पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आप यहाँ पर दे पाएंगे। प्रश्नों की अगर बात करें तो ज़्यादा प्रश्न होते हैं तो अभ्यर्थी परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे इस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है कम टाइम में कर सकते हैं, आपका समय जो है इसमें कम लगेगा। एक प्रकार से ये आपकी रिवीजन क्लास है, आपका रिवीजन भी होता रहेगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्या है। फ्रेडरिक सेंगर ने किस प्रोटीन का सर्वप्रथम अनुक्रम दिया। तो इनके द्वारा दिया गया था इंसुलिन। इंसुलिन का अनुक्रम इन्होंने दिया था, फ्रेडरिक सेंगर ने। नेक्स्ट देखेंगे प्रोटीन बहुलक होते हैं एमिनो अम्ल के। एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं प्रोटीन। दूध खट्टा किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो बैक्टीरिया के द्वारा। दूध जो खट्टा होता है उसका कारण क्या है, बैक्टीरिया है उसका कारण। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे लार पाचन में सहायक है।
लार जो है किसके पाचन में सहायक है, तो ये स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है लार। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट, पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। लार यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट आप लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट के रूप में आप जो भी चीज़ें लेती हैं, रोटी हो गया, चावल हो गया, शहद भी कार्बोहाइड्रेट का एक अच्छा उत्तम स्रोत है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो आपके मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। ठीक, तो लार पाचन में सहायक है स्टार्च के, और कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च का जो पाचन होता है वो मुख से ही आपके प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद देखेंगे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है, क्या बदलता है, तो यकृत। ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है यकृत। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन होता है, कहाँ पर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा का पूर्ण रूप से पाचन की बात हो रही है, तो ये होती है छोटी आंत में। इसके बाद देखेंगे मनुष्य के लार में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, टायलिन एवं लाइसोजाइम पाया जाता है मनुष्य के लार में। ठीक, टायलिन और लाइसोजाइम। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो देखेंगे, स्टीएप्सिन एंजाइम क्रिया करता है, किस पर क्रिया करता है, स्टीएप्सिन नामक एंजाइम, तो ये क्रिया करता है वसा पर। नेक्स्ट पॉइंट है, उच्च संतृप्त वसा वाले आहार से क्या होता है, तो उच्च संतृप्त वसा वाला अगर आप भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे हृदय रोग होता है। संतृप्त वसा यानी कि वो वसा जो जमने वाली होती है, जो जमने वाली वसा होती है वो आपकी संतृप्त वसा होती है, और जो जमने वाली वसा नहीं होती है उसको असंतृप्त वसा कहा जाता है। तो यहाँ पर संतृप्त वसा की बात हो रही है, तो इससे होने वाला रोग हृदय रोग। इसके बाद देखेंगे, ये आपका एक नेक्स्ट पॉइंट है, माई पिरामिड फूल गाइडेंस सिस्टम के अनुसार एक व्यक्ति को अपना अधिकांश वसा प्राप्त करना चाहिए, किससे प्राप्त करना चाहिए, तो ये भी प्रश्न आपका जो है वो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो अधिकांश वसा प्राप्त करना चाहिए वनस्पति तेल जैसे कि मछली और नट से। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आप देखेंगे वो है, मांस, पोल्ट्री, मछली की सूखी फलियाँ, अंडे व मेवे समूह के खाद्य पदार्थ जो है वो किसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं, तो ये सभी जो हैं वो आयरन के मुख्य स्रोत माने जाते हैं, आयरन की। ठीक, तो इस प्रकार से आप देखेंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, सबसे अधिक वसा होती है, किसमें होती है, तो ब्राउनी एक खाद्य पदार्थ होता है जिसमें वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अंग जो ऊर्जा का भंडारण करता है, जो ऊर्जा का भंडारण करता है वो अंग कौन सा है, तो वो होता है लीवर यानी कि यकृत, ऊर्जा का भंडारण करने वाला अंग। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, स्थूल यानी कि मैक्रो पोषक तत्व में क्या क्या आते हैं, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, ये तीन जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये आपके आते हैं स्थूल यानी कि मैक्रो पोषक तत्व के अंतर्गत। सूक्ष्म की बात करें, माइक्रो की बात करें, तो इसमें आपका विटामिन आता है, खनिज लवण आता है, जितने भी मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो सभी आपकी माइक्रो यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा जो है वो मैक्रो यानी कि स्थूल पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट से संबंधित अभिक्रिया है। तो अगर पेड़ पौधों में बात करें तो पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण, गेहूँ यानी कि अनाज में बात करें तो जिलेटिनाइजेशन, और दूध में बात करें तो मैलार्ड रिएक्शन, ये क्रियाएं जो हैं वो, ये अभिक्रियाएं होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, स्टार्च के दाने होते हैं। स्टार्च के दाने किन किन चीज़ों का मिश्रण होते हैं, तो एमाइलेज और एमाइलोपेक्टिन का मिश्रण होता है स्टार्च का दाना। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है आपका, चीनी शर्करा उच्च ताप पर गर्म करने पर रंग जो है भूरा हो जाता है। जो अभिक्रिया की जाती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ये होती है कैरेमलाइजेशन की प्रक्रिया। चीनी यानी कि शक्कर को जब उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो उसका जो कलर होता है वो ब्राउन हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाता है यानी कि भूरा कलर हो जाता है। वो प्रक्रिया या वो अभिक्रिया, उसका नाम क्या है, तो यहाँ पर देखेंगे कैरेमलाइजेशन अभिक्रिया का नाम है। और फ़ारेनहाइट में यहाँ पर पूछेगा तो 356 से 390 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ये अभिक्रिया संपन्न होती है। तो इस प्रकार से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया गया है। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।